बच्चों अब हम देखेंगे सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर। स्फेयर समझते हैं आप, सर्कल और स्फेयर में अंतर होता है। सर्कल जो होता है वो 2D होता है ना बच्चों, जैसे जो चूड़ी हो गई वो सर्कुलर है, रोटी हो गया वो सर्कुलर है। लेकिन स्फेयर जो होता है वो 3D होता है। जैसे कोई भी बॉल जो है ना, फुटबॉल है या फिर टेनिस का बॉल है या प्लास्टिक का गेंद है, कुछ भी है, कोई भी बॉल है, वो स्फेरिकल होता है। हमारा जो अर्थ है हम मान के चल सकते हैं कि वो भी लगभग स्फेरिकल ही है। सन जो है वो भी स्फेरिकल है, पानी की एक बूंद स्फेरिकल होती है, ठीक है। तो स्फेरिकल 3D स्ट्रक्चर है, तो हमको उसका सरफेस एरिया चाहिए। मान लीजिए जैसे बच्चों आपके पास एक बॉल है, एक गेंद है, आपको उसको पेंट करना है, तो जो आपको ये सरफेस दिखाई दे रहा है ना, मतलब इमेजिन कर लें कि आपको जो सरफेस दिखाई दे रहा है उसी का आपको टोटल एरिया चाहिए, ठीक है, जो कि पूरी तरीके से कर्व्ड है, ठीक है। तो चूंकि बच्चों मैं 3D तो ड्रॉ कर नहीं पाऊंगा, है ना बच्चों। अगर एक बॉल भी ड्रॉ करना होता है तो हम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, लेकिन आप मान के चलेंगे कि ये 2D स्ट्रक्चर नहीं है, ये 3D स्ट्रक्चर है, यानी ये कुछ इस तरीके का है, समझ रहे हैं, है ना बच्चों। ऐसा अंदर मतलब ऐसा बाहर भी है और ऐसा अंदर भी है, पूरा फुटबॉल टाइप का है ये, क्लियर है। चलिए ठीक है, इसी का सरफेस एरिया चाहिए। तो बच्चों कैसे निकालें? तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं कि आखिर ये किन चीज़ों से मिल के बना होगा, है ना बच्चों, किन चीज़ों से मिल के बना होगा। तो एक काम करें आप ना एक स्फेयर ले लें, एक खोखला स्फेयर ले लें। खोखला का मतलब अंदर में कुछ भी नहीं होना चाहिए, हॉलो स्फेयर ले लें, समझ रहे हैं। हॉलो का मतलब खोखला होता है। जैसे मान लें कि अगर हम एक ड्यूज का बॉल लें, ड्यूज समझ रहे हैं ना, जिसके अंदर में भी भरा होता है, तो वो हो गया सॉलिड स्फेयर, समझ रहे हैं, वो खोखला नहीं है। लेकिन अगर हम एक प्लास्टिक का गेंद लें, चाहे हम एक टेनिस का बॉल लें, कॉस्को वगैरह का बॉल जिससे हम खेलते हैं वो लें, तो वो अंदर से खोखला होता है ना बच्चों। तो आपको उसी टाइप का एक बॉल लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि हमको सिर्फ सरफेस एरिया चाहिए ना, हमको अंदर क्या उससे क्या लेना देना है। अंदर की चीज़ें निकालने के लिए हम वॉल्यूम निकालेंगे ना, हमको तो खाली सरफेस से मतलब है। तो एक ऐसा स्फेयर ले जो खोखला है, ये अंदर से खोखला है, इस टाइप का स्फेयर ले ले। क्लियर है बच्चों? चलिए अब एक काम करें, आप उसका स्लाइस काटना शुरू करें। तो सबसे ऊपर वाले का स्लाइस काटेंगे, है ना, तो एक छोटा सा ऐसा सर्कल टाइप का मिलेगा। फिर जैसे जैसे आप स्लाइस काटते जाएंगे आपको सर्कल्स ही मिलेंगे ना बच्चों। अरे चूड़ी टाइप का मिलेगा, और क्या। एक प्लास्टिक का गेंद ले लेना, है ना, वो जो कठोर गेंद होता है प्लास्टिक का, उसको लेके और स्लाइस काटना शुरू करना। बात समझ रहे हो? तो तुमको रिंग ही ना मिलेगा। अरे यार, एक सबसे जो छोटा सा रिंग मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, फिर उसके ऊपर बड़ा रिंग, फिर उसके ऊपर बड़ा, फिर उसके ऊपर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। आप समझ रहे हैं? ठीक है, इस तरीके फिर रिंग छोटा होता जाएगा, छोटा होते होते बन जाएगा एक स्फेयर, है ना। थोड़ा सा शक्तिमान टाइप का दिख रहा है, लेकिन ये खोखला स्फेयर है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, फिर इन रिंग्स को जोड़ देंगे तो स्फेयर मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये भी रिंग से मिल के बना हुआ है। बात समझ रहे हैं? ये भी रिंग से ही मिलकर बना हुआ है। सबसे नीचे एक छोटा सा स्फेयर, छोटा सा रिंग, फिर इसके ऊपर एक और बड़ा सा रिंग, बड़ा करते करते जाएं और फिर छोटा करते जाएं, पूरे का पूरा स्फेयर मिल गया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक रिंग कंसीडर करते हैं इसमें। ठीक है बच्चों, रिंग कंसीडर करते हैं। तो देखें हम रिंग कैसे कंसीडर करें। अभी अभी हमने देखा है ना कि हम जो एलिमेंट्स लिया करते हैं वो दो तरीके का ले सकते हैं, या तो r डिस्टेंस पे dr थिकनेस का, नहीं x पे dx, तो इसको बोला जाता है लीनियर एलिमेंट, या फिर थीटा पे d थीटा, वो भी देखा था हम लोगों ने। तो एक काम करते हैं, पहले हम ना r डिस्टेंस पे dr थिकनेस का एक रिंग लेते हैं। तो कैसे, थोड़ा इमेजिन करना बच्चों, तुम्हारे इमेजिनेशन की रिक्वायरमेंट है। एक स्फेयर है, ये दिख रहा है, एक स्फेयर दिख रहा है ये। अब उसके सेंटर से आप r डिस्टेंस ऊपर जाके dr थिकनेस का एक रिंग ले ले, तो ऐसा ही ना आएगा बच्चों। अरे आप बात समझ रहे हैं, r डिस्टेंस ऊपर जाके dr थिकनेस का एक रिंग ले लें। तो चलिए हम उसको यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि वो दिखने में कैसा होगा, है ना। ठीक है, और मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R है। तो यहाँ से r डिस्टेंस ऊपर जाके, है ना बच्चों, ठीक है, हम dr थिकनेस का एक रिंग कंसीडर कर लेते हैं बच्चों। वो कुछ इस टाइप का आएगा, समझ रहे हैं। आर मतलब ये अगर स्फेयर है तो सेंटर से, है ना बच्चों, ये स्फेयर है, ध्यान से देखें। तो सेंटर से r डिस्टेंस ऊपर जाएंगे तो आपको यही ना रिंग मिलेगा एक, वो रिंग आपने
वो रिंग आपने लिया है। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके का। ठीक है, अब इसका जो थिकनेस है उसको हमको लेना है dr। इसका जो थिकनेस है उसको हमको लेना है dr। क्लियर है? अब मेरी बात को बहुत ध्यान से आप सुनते जाइएगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल R है, और चलिए इसको हम कह देते हैं r डैश। तो आप बताएं तो जल्दी, इस रिंग का रेडियस कितना होगा? इस रिंग का रेडियस कितना होगा? r डैश ही होगा ना। ठीक है, तो ये r डैश हम कैसे निकालेंगे? तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लेते हैं। ये 90 डिग्री है बच्चों, ये हाइपोटेनस है ना। अरे दिख रहा है ये एक ट्रायंगल। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हाइपोटेनस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो r डैश आप कैसे निकालेंगे? तो अंडर रूट दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अरे बच्चों, ये मान लो कैपिटल R है, ये स्मॉल r है और ये हमको चाहिए, तो ये कैसे निकलता है? ऐसे ही निकलेगा ये, अंडर रूट दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर करके। तो इस तरीके से हमने r डैश निकाल लिया। अब हम क्या करें? हमको तो टोटल सरफेस एरिया चाहिए ना। तो बच्चों सबसे पहले हम इसका सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। इसका जो सरफेस एरिया होगा वो निकाल लेते हैं। नहीं, ये जो रिंग हमने लिया था इसका सरफेस एरिया, फिर इसके ऊपर वाले का, फिर उसके ऊपर वाले का, फिर उसके नीचे वाले का, नीचे वाले का, नीचे वाले का, और जितने भी रिंग्स हैं सबका एरिया निकाल के जोड़ देंगे। और जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन का यूज़ तो हम करते ही हैं। तो पहले इसका एरिया तो निकाल लें। तो एक काम करते हैं, इसको फिर से काटते हैं, काट के सीधा फैलाते हैं। ठीक है, तो बच्चों जब आप काट के फैलाएंगे तो शक्ल से वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ठीक है ना बच्चों, यहाँ से काट के और यहाँ से उखाड़ के, है ना, उखाड़ के और सीधा करके फैला दे। तो ये जो थिकनेस है इसमें तो आपको कोई डाउट ही नहीं होगा कि ये थिकनेस dr है, यही वाला थिकनेस। लेकिन ये लेंथ कितना होगा बच्चों? ये लेंथ कितना होगा? अरे यही चीज़ ना फैल के सीधी हुई है, तो ये लेंथ होगा 2 पाई r डैश। इज इट क्लियर? तो हम लिखेंगे 2 पाई r डैश, यानी कि 2 पाई अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, तो इसका एरिया जो आएगा, इसका एरिया जो आएगा है ना बच्चों, इसका जो एरिया आएगा, हालांकि मैं इससे आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जब मैंने पहली बार इंटीग्रेशन पढ़ा था ना, तो ये सारा कुछ मैंने खुद से किया था, ये टीचर ने नहीं बताया था। ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाते समय आप किसी भी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाएं, ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा, हाँ हालांकि टीचर ने कहा था कि ये सब हम खुद से चाहें तो निकाल सकते हैं, तो मैंने खुद से ट्राई किया था। वो जितना सर्कमफेरेंस और सर्कल मैंने आपको बताया था ना, वो दोनों तरीका मैंने खुद से ट्राई किया था, ये भी खुद से ट्राई किया था। और एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ कि पहली बार मेरे दिमाग में यही आया था कि r डिस्टेंस पे dr थिकनेस का लेना है। ठीक है, और लेके मैंने सॉल्व करना शुरू भी किया, लेकिन ये सॉल्व नहीं हो पाया था। ठीक है, तो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ कि आगे चल के ये हमसे सॉल्व नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी हम करेंगे, मैं बताता हूँ क्यों। ठीक है, तो बताएं इसका एरिया कितना है? इसका एरिया तो लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे। आप रेक्टेंगल दिख रहा है, तो इसकी जो लंबाई है वो है 2 पाई अंडर रूट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, है ना बच्चों। तो ये हो गई लंबाई, और चौड़ाई की जगह पे हम ले लेंगे dr। उसके बाद क्या करें? इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमको, यही करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अब ऐसे ऐसे जितने भी आपको पतले पतले रिंग्स मिल रहे हैं उन सब का एरिया जोड़ना है ना। अभी तो आपने सिर्फ एक रिंग का एरिया निकाला, अब सारे रिंग्स का एरिया जोड़ना है। जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन ही करते हैं, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड्स, है ना। तो ये dA का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और इधर 2 पाई अंडर रूट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इंटू dr। ठीक है बच्चों, r कहाँ से लेके कहाँ तक? तो ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। जो सबसे पहला रिंग है वो आपको यहाँ मिलेगा। अरे भाई, जो पहला रिंग है वो यहीं पे मिलेगा ना, उसके बाद इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, इसी तरीके से तो आपको रिंग मिलेगा। हैं, तो पहले रिंग के लिए आपको कहाँ जाना है? इस पॉइंट से नीचे जाना है ना। कितना डिस्टेंस? कैपिटल R डिस्टेंस। तो बच्चों ऊपर वाले को अगर हम प्लस लिख रहे हैं तो जब नीचे जाएंगे तो माइनस लिखेंगे। तो जो पहला रिंग मिलेगा वो यहाँ से माइनस R डिस्टेंस पे मिलेगा, तो हम लिखेंगे माइनस R से लेके, और जो सबसे लास्ट वाला रिंग है वो आपको यहाँ मिलेगा। देखें, है ना बच्चों, सबसे लास्ट वाला रिंग यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ जाने के लिए आपको इस पॉइंट से ऊपर जाना पड़ेगा, कैपिटल R। तो ऊपर जाने का मतलब प्लस में जा रहे हैं, तो माइनस R से लेके प्लस R तक हमको जाना है।
हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा रिंग मिल जाएगा। तो -r से लेके +r और ये 0 से लेके a तक, मतलब जब हम यहाँ पे हैं अभी कोई एरिया नहीं मिला है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जाएंगे बच्चों वैसे वैसे हम एरिया कवर करते जा रहे हैं, और जब हम यहाँ पहुँच जाएंगे तो टोटल एरिया कवर कर लिया हमने। ठीक है, तो -r पे 0 एरिया, एकदम यहाँ पे कोई एरिया नहीं, लेकिन जब हम +r पे पहुँच जाएंगे टोटल एरिया। dA का इंटीग्रेशन a 0 से लेके a तक 2 पाई पार्टिसिपेट नहीं करेगा और अंदर में r² -r² dr। ठीक है बच्चों, और मैं आपको बताऊं कि अब हमसे इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, कम से कम होगा ऑब्वियसली, लेकिन जितना कुछ हमने अभी तक सीखा है ना, इवन सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ आके मैं फंस गया था, मुझे याद है उस दिन, जिस दिन भी मैंने ये प्रूव करना चाहा था, यहाँ आके फंस गया था। और इसलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ कि कम से कम बच्चों आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, आप अगर कहीं आके फंस जाते हैं ना, तो ये कहा जाता है कि भगवान सारे रास्ते एक साथ बंद नहीं करता है। ठीक है, तो आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए ना कि किस तरीके से ये नहीं होगा, है ना। दुनिया को तो ये पता ही होता है कि इस तरीके से ये हो जाएगा, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लेंगे तो यहाँ नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कर पाते तो ऐसे भी हो जाता। बात समझ रहे हैं? थोड़ा सा हाई कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन का यूज होगा, ये भी इंटीग्रेटेड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो अब मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, क्या हम हार जाएं, क्या छोड़ दें, अभी हमसे नहीं होने वाला है। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, r डिस्टेंस पे dr वाला तो फ्लॉप कर गया आइडिया, है ना बच्चों। थोड़ा थीटा पे d थीटा लेके देखते हैं, क्योंकि उस समय मुझे थीटा पे d थीटा लेना ना टफ लगता था। मुझे लगता था कि r पे dr लेना ज़्यादा आसान है। ठीक है, थीटा एंगल वैंगल वैसे भी थोड़ा टफ लगता है। तो फिर मैंने इसको दोबारा ट्राई किया थीटा पे d थीटा लेके। तो चलिए हम उसको देखते हैं, उसके लिए मुझको इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये वही हॉलो स्फीयर है और हमें इसका सरफेस एरिया चाहिए। तो पिछली बार आपको याद होगा r पे dr थिकनेस का हमने एक रिंग लिया था और आइडिया फ्लॉप कर गया था। अब की बार हम एक काम करते हैं कि थीटा एंगल पे, है ना बच्चों, रेफरेंस लाइन ले लेते हैं इसको, और इससे थीटा एंगल पे d थीटा थिकनेस का एंगुलर थिकनेस जो है, इसको एंगुलर विड्थ या एंगुलर थिकनेस कह सकते हैं, हम एक रिंग लेते हैं। ठीक है, तो रिंग दिखने में कैसा होगा बच्चों, बताएं जल्दी। रिंग कुछ इस तरीके का होगा, इस तरीके का। ऑब्वियसली ऐसा ही दिखेगा रिंग आपका, है ना बच्चों। आप कैसे भी करके रिंग जब लेंगे, ठीक है, रिंग जब लेंगे तो इसी टाइप का दिखेगा ना। और इस रिंग का सेंटर कहाँ होगा? तो इस रिंग का सेंटर होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रिंग का रेडियस कितना होगा, इस वाले रिंग का जो आपने एलिमेंट्रल रिंग लिया है, और अगर हम इसको r डैश कह दें, ठीक है, तो ये r डैश हमको निकालना है। ठीक है, तो बच्चों क्या है ना कि आप इन दोनों के सेंटर्स को मिला दें, स्फेयर के सेंटर को और इस रिंग के सेंटर को। ठीक है, और आप जानते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल R है। अब बच्चों अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला, तो इसको भी हम थीटा ही कह सकते हैं। अरे हालांकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है वो थीटा प्लस डी थीटा है, लेकिन डी थीटा थीटा के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है, तो नेग्लिजिबल है लगभग, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं थीटा के रेस्पेक्ट में। अरे भाई ये जो टोटल एंगल है वो थीटा प्लस डी थीटा, लेकिन ये बहुत छोटा है ना, तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ये टोटल एंगल भी थीटा है। तो बच्चों अगर ये वाला एंगल थीटा है तो जो ये वाला एंगल होगा ये भी तो थीटा ही होगा ना। अब ध्यान से देखें तो ये वाला लाइन है ना बच्चों, और ये वाला लाइन पैरेलल लाइन है, और ये लाइन इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, ऑल्टरनेट एंगल। ऐसे है बच्चों, ध्यान से देखें, ऐसे हैं। ठीक है, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल की बात हो रही है, तो दोनों बराबर होता है ना बच्चों। ये ऑल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल इसको शायद कहते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से, तो ये थीटा है। तो अब हमको ये वाला चाहिए, तो ये हम जानते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर ये हाइपोटेनस है, मान लें कि r और ये वाला एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने वाला साइड जो होता है ना, याद रखना है हमको, थीटा के सामने वाला साइड जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, है ना, तो ये होता है हाइपोटेनस टाइम्स साइन थीटा, याद रखना है बिल्कुल। और थीटा के एडजेसेंट जो साइड होता है जिसको हम बेस कहते हैं वो है
हाइपोटेनस टाइम्स कॉस थीटा। और ये ऐसा नहीं है बहुत मुश्किल है याद रखना बच्चों, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन साइन ही देता है ना, p/h, तो इसीलिए इसमें साइन आता है। लेकिन थीटा से सटा हुआ जो साइड है वो बेस है, और बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन हमको कॉस देता है, इसीलिए इसमें कॉस आता है। तो थीटा के सामने वाला साइड r sin थीटा और थीटा से सटा हुआ साइड r cos थीटा। तो बच्चों अगर आपसे ये वाला साइड पूछा जाए, ये वाला पूछा जाए कि ये कितना है, तो आप कह देंगे कि ये r sin थीटा है, ये नहीं। लेकिन आपसे ये पूछा जा रहा है, इससे लेना देना है आपको, क्योंकि इस रिंग का रेडियस है ये, तो ये जो r डैश होगा वो कितना होगा, तो r cos थीटा होगा, थीटा से सटा हुआ साइड है। क्लियर है बच्चों? अब चलिए जल्दी से वही काम करें जो अब तक हम करते आ रहे हैं, यानी इसको काट के, इसको उखाड़ के और सीधा करके फैला दें। तो जब आप इसको सीधा करके फैलाएंगे तो ये जो चौड़ाई है, अच्छा बच्चों ये तो छूट ही गया कि ये जो चौड़ाई है वो कितनी होगी, तो ये d थीटा है ना, तो d थीटा के सामने वाला ये जो आर्क लेंथ या जो भी लेंथ आपको दिख रहा है, हमने देखा है कि ये r d थीटा होता है, पिछले 2 क्वेश्चंस में हमने देखा है, और मैंने कहा भी था कि याद रखना, तो याद रखेंगे r d थीटा। चलिए, तो ये जो चौड़ाई है पता चल चुकी है r d थीटा, इज इट क्लियर? और ये जो लंबाई है बच्चों, यही वाली चीज़ ना लंबाई बन जाएगी, जब इसको काट के सीधा फैलाएंगे तो यही वाली चीज़ लंबाई बनेगी। कितनी है बताइए जल्दी? तो ये जो लेंथ है सर्कमफेरेंस है, तो 2πr डैश लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 2πr डैश, है ना। और बच्चों ध्यान से देखा जाए तो r डैश की जगह पे हम r cos थीटा लिख सकते हैं, तो ये लिखा हुआ है 2πr cos थीटा। अब बताएं जल्दी से इसका एरिया कितना होगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ करेंगे, यानी 2πr cos थीटा, और चौड़ाई जो है वो r d थीटा है, तो आप लिखें r d थीटा। इज इट क्लियर बच्चों? ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, क्योंकि r इंटू r स्क्वायर हो जाएगा ना, तो dA हो जाएगा आपका 2πr स्क्वायर cos थीटा इंटू d थीटा। सही है। अब चलिए हमने इसका एरिया तो निकाल लिया, अभी हमको टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए जितने भी रिंग्स हैं सबके एरिया को ऐड करना पड़ेगा। वही ऐड करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे, क्योंकि इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया है ना, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड्स। बात समझ में आई बच्चों? इंटीग्रेट बोथ साइड, डीए का इंटीग्रेशन लिखे सबसे पहले, और ये आ जाएगा आपका 2πr स्क्वायर cos थीटा d थीटा। और बच्चों वेरिएबल कौन है, तो d जिसके साथ लगा होता है वही वेरिएबल होता है, थीटा। तो चलिए देखते हैं, जो सबसे पहला रिंग मिलेगा वो यहाँ मिलेगा। सही है बच्चों? तो इसके लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा, तो आपको यहाँ आना पड़ेगा ना, तो आपको इस रेफरेंस लाइन से क्लॉकवाइज घूमना है 90 डिग्री। और बच्चों जब हम क्लॉकवाइज घूमते हैं तो हम एंगल को नेगेटिव लेते हैं। मैंने कहा था ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है हम लोगों ने कि जब कभी भी एंगल का क्लॉकवाइज मेजरमेंट लिया जाता है तो वो नेगेटिव लिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पहला रिंग मिलने वाला है हमको -90 डिग्री पे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस, और 90 डिग्री की जगह पे π/2 रख दें, रेडियन में रखना होता है ना बच्चों, तो π/2 रख देते हैं। अच्छा, और जो सबसे लास्ट वाला रिंग है ना बच्चों, रिंग ऐसे 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 होते जब सबसे लास्ट वाले रिंग पे आप पहुँचेंगे, इसका मतलब है यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको, है ना बच्चों, देखो इस रिंग तक पहुँचने के लिए इतना घूमना पड़ा था, इस रिंग तक पहुँचने के लिए इतना घूमना पड़ेगा नहीं, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ रहा है 90 डिग्री। और जब हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो एंगल का मेजरमेंट पॉजिटिव लेते हैं, तो हम लिखेंगे +π/2। इज इट क्लियर? अब चलिए, जब आप यहाँ पे थे तो कोई एरिया नहीं, क्योंकि यहीं से तो आपने शुरुआत करनी है, तो एरिया 0। लेकिन जब आप +π/2 यानी यहाँ पहुँच जाएंगे, यानी पूरा एरिया आप कवर कर चुके हैं, आप ए लिख देंगे। बच्चों जल्दी से पता है डीए का इंटीग्रेशन कितना, तो ए हो जाएगा कहाँ से लेकर कहाँ तक, तो 0 से लेके ए तक, ठीक है। और ये 2πr स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, आप इसको बाहर निकाल दें। अंदर में क्या बच रहा है, तो cos थीटा d थीटा -π/2 से लेके +π/2 तक। अब ए को अंदर भेजें तो ए, इज इट क्लियर, और माइनस का साइन देके नीचे वाले को, है ना, यही करते हैं हम। तो 2πr स्क्वायर, और cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है बच्चों sin थीटा, पढ़ा है आप लोगों ने, हैं, sin थीटा -π/2 से लेके π/2। अब क्या करें भाई, अब क्या करें, तो जहाँ थीटा है उसकी जगह पे पहले अपर लिमिट को रखा जाता है ना, अरे वेरिएबल की जगह पे ही रखा जाता है ना, तो वेरिएबल थीटा है, तो हो जाएगा ये sin π/2, माइनस का साइन दिया जाता है, और फिर थीटा की जगह पे अब हम रखेंगे -π/2,
तो ये हो जाएगा साइन माइनस पाई बाई 2। आई बात समझ में? ठीक है। और बच्चों मैंने आपसे ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाते समय कहा था कि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा, एंड टेन माइनस थीटा जो होता है, सुन रहे हैं, वो होता है माइनस टेन थीटा। ठीक है। यानी कि साइन और टेन का जो नेगेटिव साइन है, उनके एंगल्स का जो नेगेटिव साइन है वो बाहर आ जाता है। देखा आपने, बाहर आ गया। लेकिन कॉस वाला गायब हो जाता है। कॉस जो है वो इस साइन को खा जाता है। समझ रहे हैं? ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, बहुत यूज होता है इसका भी, है ना। जैसे एक यूज यहीं पे आपको मिल गया, दिख रहा है आपको, साइन माइनस 90 डिग्री, है ना, मतलब पाई बाई 2। तो बताएं क्या किया जाए? इस माइनस साइन को हम बाहर लेके आ सकते हैं, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। चलिए उसको लिखते हैं। एरिया इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, है ना बच्चों, और साइन पाई बाई 2, और माइनस बाहर आया तो प्लस साइन पाई बाई 2। कोई दिक्कत है इसमें? साइन पाई बाई 2 का मतलब साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो 1 + 1 कितना बच्चों? 2। तो चलिए कोई बात नहीं, एक स्टेप और बढ़ा के लिखता हूँ मैं, आर स्क्वायर और 1 + 1, है ना। अब 1 + 1 2 × 2 कितना बच्चों? 4 हो जाएगा। तो एरिया आ गया आपका 4 पाई। देखा, हो गया ना प्रूफ? कोई बात नहीं है। एक तरीके से जब हमने किया था ना आर पे डी आर लेके, तो हमसे नहीं हुआ था, तो हमने हिम्मत नहीं हारी, फिर हमने थीटा पे डी थीटा लिया, हो गया प्रूफ आसानी से। नहीं बच्चों, मतलब आसान ही लगा होगा ना, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी स्टेप नहीं है जो आपको समझ नहीं आया होगा, तो आपको आसान ही लगा होगा। थोड़ा बहुत डर खत्म हो रहा है कि और डर लग रहा है? थोड़ा लिखना तो कमेंट बॉक्स में। 2 चीज़ें हो रही होंगी, या तो डर खत्म हो रहा होगा कि अच्छा ऐसे यूज होता है, ये तो हमको समझ में आ रहा है, या फिर और डर लग रहा होगा कि बाप रे ये तो बड़ा खतरनाक चीज़ है। जबकि खतरनाक नहीं है बच्चों, ये बार बार इंटीग्रेशन हम वही यूज कर रहे हैं जहाँ हमको जोड़ने की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ दी स्फेयर। ठीक है। तो यानी कि अब की बार हमने एक ऐसा स्फेयर लिया है जो अंदर से भरा हुआ है। बच्चों ये ड्यूज का बॉल है, समझ रहे हैं, अंदर से भी पूरी तरीके से भरा हुआ है ना। तो इसका वॉल्यूम निकालना है, तो बच्चों सबसे पहले तो हम यही सोचेंगे कि ये किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो पहला आइडिया हमारे दिमाग में ये आता है कि अगर हम इसका स्लाइस काटते जाए, जैसे मान लें बच्चों कि एकदम गोल आलू है, आलू जो है वो एकदम गोल है, हालांकि गोल तो होता नहीं है। प्याज ले लेते, क्या दिक्कत है, प्याज एकदम गोल है मान लें। अब उसका जब आप स्लाइस काटते हैं, सैलड काटते हैं जब, तो आपने देखा होगा कि डिस्क मिलता है। अरे प्याज का डिस्क नहीं मिलता है क्या? ठीक है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से पिछली बार जो हॉलो स्फीयर था रिंग से मिलकर बना था, ये डिस्क से मिलकर बना है। ठीक है। जैसे सबसे छोटा डिस्क नीचे में, फिर उसके ऊपर एक और डिस्क, एक और डिस्क, एक और डिस्क, और इस तरीके से ढेर सारे डिस्क को अगर हम सजा देते हैं तो पूरे का पूरा स्फीयर मिल जाएगा हमको। तो मैंने सोचा, जब मैं पहली बार प्रूफ कर रहा था, मैंने सोचा कि यार जब हमने आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस लेके, नहीं इससे पिछली बार जब हमने सरफेस एरिया निकालने की कोशिश की थी तो हम इंटीग्रेट ही नहीं कर पा रहे थे। अब की बार फिर से लेके देखते हैं आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का, और देखते हैं कि वॉल्यूम निकालते समय हम इंटीग्रेट कर पाते हैं कि नहीं, है ना बच्चों। चेक करते हैं ना क्या दिक्कत है, नहीं होगा तो फिर दूसरे तरीके से देखा जाएगा। तो मैंने फिर लिया वही आर डिस्टेंस पे, चलिए कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं ना, आर डिस्टेंस पे, है ना बच्चों, एक रिंग लेना है मुझको। तो चलिए मैं लेता हूँ डी आर थिकनेस का, है ना बच्चों मेरे। आर डिस्टेंस पे ये जो थिकनेस है वो कितनी है, जल्दी बताएं, डी आर है। डी आर थिकनेस का हम एक रिंग ले लेते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना बच्चों। आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का एक रिंग ले लिया गया। चलिए अब हम क्या करें, तो हमको इसका वॉल्यूम निकालना होगा, पहले इसका डिस्क का वॉल्यूम निकालना होगा, जल्दी बताएं। उसके बाद उसके ऊपर वाले, फिर नीचे वाले, और जितने भी डिस्क हैं सबका वॉल्यूम जोड़ देंगे, पूरे स्फीयर का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो बच्चों इसका वॉल्यूम निकालना तो बहुत आसान है। जब आप इसका स्लाइस काट रहे होंगे, है ना, तो आपको जैसे आप प्याज लेके ना उसका सैलड काटें, उसका सलाद काटें, ठीक है। तो जो एक प्याज आपको, मतलब एक सैलड जो आपको मिलेगा वो बच्चों वो कुछ इस तरीके का मिलेगा। आप देखेंगे तो सिलिंड्रिकल टाइप का होगा, है ना, सिलिंड्रिकल। हालांकि बच्चों
ये जो नीचे वाला होगा आप सोच रहे होंगे कि सर थोड़ा सा बड़ा होगा, ऊपर वाला थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन ये जो हाइट है वो नेग्लेजिबल है ना। अरे थिकनेस नेग्लेजिबल है तो नीचे वाला और ऊपर वाला लगभग बराबर ही होगा। आप कोई भी प्याज का सैलेड लेके ऊपर वाला सरफेस एरिया नीचे वाला सरफेस एरिया देखेंगे ना, लगभग बराबर ही नजर आएगा। ऐसा नहीं लगेगा नीचे वाला बहुत बड़ा है। हाँ ऐसा होता अगर मान ले कि ऐसा होता, ठीक है, तब ऊपर वाला बहुत छोटा है, नीचे वाला बहुत बड़ा है। लेकिन अगर इसको बहुत पतला कर दे एकदम, मतलब हम इतना कर दें बच्चों, इतना कर दें, ठीक है, तो ऊपर वाला नीचे वाला लगभग बराबर है। तो हम इसको ना एक सिलेंडर मान लेते हैं, समझ रहे हैं, सिलेंडर मान लेते हैं। और बच्चों वॉल्यूम कैसे निकलता है सिलेंडर का, तो ये वाला एरिया इंटू ये वाला थिकनेस, ऐसे ही होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। एरिया कितना होता है बताएं जल्दी, तो पाई आर स्क्वायर है। और मान ले कि ये हाइट अगर h है, हाइट अगर h है, तो जो हम एरिया जो हम वॉल्यूम लिखते हैं, ठीक है, जो हम वॉल्यूम लिखते हैं वो पाई आर स्क्वायर इंटू एच लिखते हैं ना। लेकिन यहाँ पे बच्चों एक काम करते हैं, ये वाला जो आपको इस डिस्क का जो आपको रेडियस दिखाई दे रहा है उसको आर डैश मान लेते हैं। और सब कोई जानता है कि ये वाला जो है रेडियस है तो ये कैपिटल आर होगा। तो जल्दी से बताएं तो ये आर डैश कितना होने वाला है, अंडर रूट और कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये तो पहले भी देखा था हम लोगों ने, नहीं बच्चों। चलिए तो एक काम करते हैं, हम क्या लिखेंगे, अगर मान लें कि हमने इसको निकाल के बाहर किया है तो ये वाली जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, एक बार फिर से बनाने दो बच्चों इसको, ठीक है, कलरफुल बनाते हैं ना। इसी टाइप का दिखेगा ना बच्चों, जल्दी बताएं, इसी टाइप का दिखाई देगा आपको, जिसमें से ये वाला जो है वो आर डैश है, यही ना, ठीक है, आर डैश है। और ये वाला जो थिकनेस है वो कितना है, डी आर है। तो जल्दी से इसका वॉल्यूम बताएं। तो बच्चों इसका वॉल्यूम जो होगा उसको हम डीवी से लिखेंगे ना, थिकनेस एकदम नेग्लेजिबली स्मॉल है, इन्फाइनेटली स्मॉल है, तो वॉल्यूम भी इन्फाइनेटली स्मॉल आएगा, इसीलिए हमने डीवी लिखा। अब कितना होगा इसका वॉल्यूम, तो एरिया इंटू थिकनेस, तो एरिया जो है वो पाई आर डैश का स्क्वायर और थिकनेस जो है वो डी आर है। तो पाई आर डैश की जगह पे इसको रख दें तो ये हो जाएगा अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस, है ना बच्चों, स्मॉल आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी आर। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, तो डी वी इज इक्वल टू रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ऐसे डी आर आ जाएगा, कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक है। अब एक काम करते हैं बच्चों, हमको क्या चाहिए, टोटल वॉल्यूम चाहिए ना, यानी इसको ऊपर वाले का वॉल्यूम, ऊपर वाले का वॉल्यूम, नीचे वाले का वॉल्यूम, सब वॉल्यूम निकाल के जोड़ना है। और जैसे ही जोड़ना है वर्ड आया तुरंत हमारे दिमाग में इंटीग्रेशन आएगा, क्योंकि इन्फाइनेटली स्मॉल क्वांटिटी को जोड़ना है, ठीक है। तो लिखें इंटीग्रेट बोथ साइड्स, कुछ बात समझ आई, तो ये हो जाएगा डी वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, यही तो करेंगे, डी आर, ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ था, तो बच्चों सबसे पहला डिस्क यहाँ मिलेगा, सबसे लास्ट वाला डिस्क यहाँ मिलेगा, तो यहाँ का मतलब हो गया कि हमको नीचे आना है ना आर डिस्टेंस। अरे जल्दी बताएं, यहाँ जो डिस्क आपको चाहिए उसके लिए आपको नीचे आना पड़ेगा आर डिस्टेंस, तो माइनस आर लिखेंगे, पिछली बार भी किया था हमने। और सबसे लास्ट वाला डिस्क आपको यहाँ मिलेगा तो प्लस आर लिखेंगे। जब आप यहाँ पे हैं, अभी अभी आपने शुरुआत की है, कोई वॉल्यूम नहीं, लेकिन जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे तो टोटल वॉल्यूम आप कवर कर चुके हैं, तो वी लिख देंगे, डी वी का इंटीग्रेशन आप लिखेंगे वी, जल्दी बताएं कहाँ से लेकर कहाँ तक, वो भी तो लिखना होता है, 0 से लेकर v तक, ठीक है। अच्छा इसमें पाई कांस्टेंट है, बाहर निकाल लें, पाई बाहर निकाल लें, देखें अंदर में क्या बच रहा है उसको एक बार फिर से लिखते हैं, ठीक है। एक स्टेप बढ़ाता हूँ मैं, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी आर। बच्चों ये कांस्टेंट है, ध्यान से देखें, है ना, और कॉमन हो के बाहर भी नहीं निकलेगा तो ये यहीं पर रहेगा। तो पता है ये कैसे लिखा हुआ है, 3 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब मान लें कि 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और dx, इस टाइप का कुछ लिखा हुआ है। तो बच्चों 3 का स्क्वायर एक्चुअली ध्यान से देखा जाए तो कांस्टेंट ही है ना, इसकी जगह पे हम चाहें तो 9 भी तो लिख सकते हैं। आप बात समझ रहे हैं, है ना, तो रहने देते हैं, 9 नहीं लिखते हैं, 3 का स्क्वायर ही रहने देते हैं। बताएं तो कैसे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो 3 के स्क्वायर यानी कि 9 का इंटीग्रेशन 9x होगा ना। अरे देखा था हम लोगों ने, अगर 5 dx होता है तो आंसर 5x होता है, तो अगर 9 dx होगा तो इसका इंटीग्रेशन 9x हो जाएगा, है ना बच्चों। यानी इसका जो इंटीग्रेशन होगा कितना होगा, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, तो 3 स्क्वायर x ऐसे ही हो जाएगा, और माइनस
x³/3, अरे पावर में 1 ऐड करके उसी पावर से डिवाइड करेंगे तो बच्चों वही काम हम यहाँ भी करने वाले हैं, बस x की जगह पे r है। ठीक है, एक काम करो, इसकी जगह पे v रखो और माइनस का साइन देके 0 रखो, पाई को रहने दो, तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा था। और r² है ना का इंटीग्रेशन जो होगा मतलब dr के साथ, वो r² स्मॉल r हो जाएगा। जैसे 3² dx का इंटीग्रेशन 3² इंटू एक्स हुआ था, तो ये हो जाएगा r² इंटू r। समझ में आया? सेम चीज़ लिखा मैंने, 3² x, ठीक है, की जगह पे r² r माइनस इसका कितना हो जाएगा बच्चों, तो r³ डिवाइडेड बाई 3 और माइनस r से लेके एंड प्लस r तक। अब क्या करें भाई, तो v माइनस 0 v हो जाएगा पाई, और इस स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R है ना बच्चों, डालें ऊपर वाले को डालें। तो जब आप कैपिटल R डालेंगे इसकी जगह पे तो r इंटू r², तो सिंपल r³ हो जाएगा, माइनस कैपिटल R डालना है ना, तो r³/3 हो जाएगा। अब माइनस का साइन दीजिए, ठीक है, और जहाँ जहाँ स्मॉल r है उसकी जगह पे माइनस r डाल दें। आप समझ रहे हैं, जहाँ जहाँ स्मॉल r है उसकी जगह पे आप माइनस r डाल दें। तो बच्चों जब इसकी जगह पे तुम माइनस r डालोगे ना, ठीक है, तो r² इंटू माइनस r, माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस r³ हो जाएगा। ठीक है, और माइनस जब इसकी जगह पे आप माइनस r डालेंगे तो माइनस r का क्यूब जो होगा है ना बच्चों, वो माइनस r³ हो जाएगा। आप जानते हैं ना, अरे जल्दी बताएं, अगर मान लीजिए माइनस x का क्यूब करते हैं आप, तो इसका आंसर माइनस x³ ही ना होगा। ठीक है, अगर यहाँ पावर इवन होता है तो ये माइनस गायब हो जाता है। जैसे माइनस x⁴ होता है तो आंसर x⁴ ही होता है, लेकिन अगर पावर ऑड होता है तो माइनस रहता है। तो वही करना है हमको, माइनस r का क्यूब करना है तो माइनस रहेगा, माइनस r³ हो गया। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई 3। बात समझ आई बच्चों? कुछ इस तरीके से हम इसको करने वाले हैं। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, ध्यान से देखें, तो ये है आपका r³ माइनस r³/3। अब ये देखें बच्चों, माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, तो प्लस हो गया ना। बात समझ रहे हैं, माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, तो प्लस r³ सही है। अच्छा अब देखें, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हुआ, लेकिन ये माइनस उसको माइनस बना देगा, तो ये हो जाएगा माइनस r³/3। ठीक है, फिर से सॉल्व करते हैं इसको, तो ये r³ प्लस r³, तो ये 2r³ हो जाएगा, और ये माइनस r³/3 माइनस r³/3, तो माइनस 2r³/3। अब बस हमको इसको सॉल्व करना है, पाई। अच्छा बच्चों, इसमें से क्या हम 2 को बाहर निकाल लें, तो निकाल लें 2 को बाहर। ठीक है, रहने दे, चाहे इसी को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमको। तो बच्चों 3 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6r³ माइनस 2r³ कितना, 4r³ आएगा ना। तो मिला हमको 4r³ डिवाइडेड बाई 3। और थोड़ा ध्यान से देखा जाए इसको, बहुत ध्यान से देखा जाए तो ये क्या लिखा हुआ है बताएं तो बच्चों, वॉल्यूम की जगह पे क्या लिखा हुआ है, तो 4/3 को बाहर निकालें तो 4/3 पाई r³। कुछ समझ आया, 4/3 पाई r³। ठीक है, तो मैंने किया था ऐसे ही, पहली बार मैंने ऐसे ही किया था अपनी लाइफ में, और ठीक है थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन हुआ है, अच्छा खासा इंटीग्रेशन हुआ है ना, लेकिन ये टफ थोड़े ना है, ये सब पावर रूल से होने वाले इंटीग्रेशन है। और आंसर आ गया तो बड़ी खुशी मिली थी मुझको। तो मैंने वो थीटा पे d थीटा लेके नहीं देखा था। ठीक है, तो मैं आपसे बोलूँगा कि आपको अगर मन करे ना, तो थीटा एंगल पे d थीटा थिकनेस, इसको d थीटा लेके और एक बार थोड़ा खुद से इंटीग्रेट करना, देखना इतना आंसर आ रहा है कि नहीं, है ना बच्चों, एक बार करके देख लेना इतना आंसर आ रहा है कि नहीं। सही है, लेकिन हम इसको अब एक दूसरे तरीके से भी करेंगे। याद है सर्कल का जो एरिया निकाला था 2 तरीके से, रिंग मान के भी निकाला था, ट्रायंगल मान के भी निकाला था। इसको भी हम एक दूसरे तरीके से करेंगे, और वो जो दूसरा तरीका होगा वो इससे कहीं कहीं ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, देखें कैसे निकालेंगे हम उसको। चलिए फिर, तो मैं इसको मिटाऊं फिर। बच्चों हमने माना कि ये जो सॉलिड स्फीयर है वो डिस्क से मिलकर बना हुआ, मतलब छोटा डिस्क बड़ा डिस्क बड़ा डिस्क बड़ा डिस्क है ना, फिर छोटा करते जाएं पूरे का पूरा स्फीयर मिल जाएगा। लेकिन हम ये भी तो मान सकते हैं कि ये ढेर सारे हॉलो स्फीयर से मिलकर बना है। जैसे एक छोटा सा हॉलो स्फीयर
समझ रहे हैं? उसके ऊपर एक और होलो स्फीयर, एक और होलो स्फीयर, एक और। आपने बंदा गोभी देखा है? अरे ऐसे ही ना होता है, एक छोटा सा ऐसा पत्ता होता है, फिर उसके ऊपर एक और होता है, फिर उसके ऊपर एक और होता है, ऐसे गोल गोल होता है। चाहे प्याज, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो प्याज का है, प्याज भी ले सकते हैं। एक प्याज का ऐसे छिलका के वो जो भी बोलेंगे उसको, फिर उसके ऊपर एक और, एक और, एक और, एक और, एक और, इस तरीके से पूरे का पूरा सॉलिड स्फीयर बन जाता है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, प्याज को ऐसे काटेंगे तो डिस्क मिलेगा, लेकिन जब प्याज के छिलके को उखाड़ते हैं तो एक होलो स्फीयर ही मिलता है ना बच्चों। बात समझ रहे हैं? तो अब हम ये मान के चलने वाले हैं ना कि ये जो पूरे का पूरा स्फीयर है, भरा हुआ स्फीयर है, वो कई सारे होलो स्फीयर्स से मिलकर बना हुआ है। आप समझ रहे हैं? कई सारे होलो स्फीयर से मिलकर बना हुआ है। तो चलिए, पिछली बार हमने माना था डिस्क, इसीलिए डिस्क लिया था, अब की बार होलो स्फीयर मान रहे हैं तो हम होलो स्फीयर लेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ से किसी r डिस्टेंस पे, है ना बच्चों, dr थिकनेस का, r डिस्टेंस पे dr थिकनेस का एक ले लेते हैं होलो स्फीयर। बच्चों ये स्फीयर है, सुन रहे हैं आप? स्फीयर है, बहुत बढ़िया। होलो स्फीयर ले लेते हैं। अब हमको इसका वॉल्यूम निकालना है। इसका वॉल्यूम निकालेंगे, फिर इसके ऊपर वाले का, ऊपर वाले का, ऊपर, फिर अंदर वाले का, सारे स्फीयर्स का वॉल्यूम जोड़ देंगे तो इस पूरे के पूरे सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम मिल जाएगा। अब सवाल ये है कि यार इसका वॉल्यूम हम कैसे निकालें? ठीक है, तो बच्चों ये जो होलो स्फीयर आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों, ये कुछ इस टाइप का है, देखा अंदर से खोखला है, बात समझ रहे हैं? और ये जो थिकनेस है वो dr है, और ये सेंटर से ये जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। बात समझ रहे हैं? अच्छा, dr तो मैंने लिखा ही नहीं है, लिख देता हूँ मैं। ये जो थिकनेस है वो dr है, ठीक है। तो हम इसका वॉल्यूम कैसे निकालें? ठीक है ना। तो बच्चों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी अगर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ थिकनेस है, तो ओवरऑल ये 3 डायमेंशनल ही हुआ, है ना। एक प्लेनर ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ थिकनेस है, उसका अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, जैसे मान लें बच्चों की वो जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का है, ठीक है, वो इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ऐसा 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 टेढ़ा मेढ़ा किसी टाइप का स्ट्रक्चर हो सकता है ये, है ना, ऐसा। चलिए थिकनेस को दूसरे तरीके से दिखा लेते हैं। ऐसा इस टाइप का स्ट्रक्चर है, समझ रहे हैं आप? थोड़ा सा फील हो रहा है? ठीक है, ये एक प्लेनर ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ थिकनेस है। तो अगर इसका एरिया a है ना, और ये जो थिकनेस है वो थिकनेस कुछ भी अपने से मान लेते हैं h है, तो जो वॉल्यूम होगा वो a इंटू एच होगा, एरिया इंटू थिकनेस। इतनी बात समझ आई? कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए बहुत अच्छा, अब हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो बच्चों स्फीयर इस तरीके का है, अंदर से खोखला है। एक काम करो, बीच में से काट दो, कट गया, है ना। अब किसी टेबल पर रख के तुम इसको ऐसे चिपका चिपका के प्लेन बना दो। हो सकता है यार प्याज का तुम एक ऊपर से छिलका निकालना तो ऐसे गोल ही मिलेगा, उसको किसी टेबल पर रख कर जब चिपकाओगे ना तो देखना बीच बीच में सब फट जाएगा वो, लेकिन फिर भी प्लेन तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो प्लेन कर दिया हमने, दोनों को प्लेन कर दिया। ठीक है, काटा, इसको भी चिपका के इसको भी चिपका के प्लेन कर दिया ऐसे। तो ये जो दिख रहा है आपको अजीब टाइप का दिख रहा है ना बच्चों, लेकिन है तो ये प्लेनर ही, कुछ थिकनेस है इसका, है ना, और कुछ एरिया भी है इसका, सरफेस एरिया भी है। ठीक है, तो बच्चों जब इसको मान लो कि हमने ऐसे किया है तो बताएंगे ये एरिया कितना है। तो एरिया कौन सा वाला एरिया? यही वाला एरिया है ना। अरे भाई यही वाला जो गोल एरिया था, ये वाला है ना, वही तो फैल के सीधा हो गया है, प्लेन हो गया है। बात समझ आई? तो अगर कोई पूछेगा कि ये टोटल एरिया कितना है तो ये उतना ही है जितना ये वाला एरिया था, और ये है स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर। बच्चों स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? अगर ये स्फीयर है तो 4 पाई r स्क्वायर होता है। यानी ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो सरफेस एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये है 4 पाई और r स्क्वायर। और ऑब्वियसली नीचे वाले का एरिया आप बोलेंगे सर थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, लेकिन बहुत पतला है तो नीचे वाले का एरिया भी हम उतना ही मान के चल सकते हैं। और ये जो थिकनेस है वो कितनी है बच्चों, जल्दी बताएं? तो वो थिकनेस जो है वो dr है। ठीक है, dr है। अब बताएं जल्दी से इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो इसका जो वॉल्यूम होगा उसको हम ऐसे कुछ dv बोलेंगे, dv बोलेंगे। इनफाइनेटली स्मॉल थिकनेस है तो वॉल्यूम भी इनफाइनेटली स्मॉल होगा। कितना होगा? एरिया इंटू थिकनेस, यानी कि 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr। कुछ समझ आया? तो इसको भी बच्चों हमको याद रखना होता है, इसको भी याद रखना होता है, खूब यूज होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में, सेंटर ऑफ मास निकालने में। समझ रहे हैं? 11th क्लास में पढ़ेंगे। और 12th क्लास में जब हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे होंगे, ठीक है,
गॉस लॉ वगैरह में ये यूज होता है। तो याद रखेंगे, तो कैसे याद रखेंगे? तो बच्चों सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, जल्दी बताएं। अच्छा, पिछली बार जब ये डिस्क था, है ना, तो ये रिंग था बच्चों, ये रिंग था, एरिया कितना आया था इसका? एरिया कितना आया था जल्दी बताए तो? एरिया कितना आया था? तो सरकमफेरेंस इनटू थिकनेस। लेकिन अब की बार ये स्फेयर है, तो इसीलिए सरफेस एरिया इनटू थिकनेस आएगा। सरफेस एरिया 4πr², थिकनेस इसका dr। अब क्या हुआ भाई, इसका तो वॉल्यूम मिल चुका है, मिल चुका है। अब क्या करें, जितने भी इसके बगल वाले चाहे इससे पहले वाले जितने भी स्फेयर आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना बच्चों, यहाँ हैं, उन सब के वॉल्यूम को ऐड करना होगा, जोड़ना होगा। जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन, तो लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ठीक है। तो dv का इंटीग्रेशन कुछ ऐसे लिखा जाएगा और इसका इंटीग्रेशन 4πr² dr, है ना बच्चों। और वेरिएबल कौन सा है? r है, तो r कम से कम 0, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल R, ये कैपिटल R ले रहे थे हम लोग, तो 0 से लेके कैपिटल R। जब आप एकदम यहाँ हैं तो कोई वॉल्यूम नहीं, और जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं, है ना बच्चों, जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है, और जब आप एकदम कैपिटल R पे पहुँच गए हैं तो टोटल वॉल्यूम आप कवर कर चुके हैं। तो 0 से भी, जब आप सेंटर पे थे, 0 पे थे, तो 0 वॉल्यूम, R पे पहुँच चुके हैं तो टोटल वॉल्यूम। और dv का इंटीग्रेशन v आएगा 0 से लेके v तक, 4π पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और बच्चों r² का इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट लिखता हूँ r³/3। कोई डाउट है क्या इसमें? पावर में 1 ऐड करके उसी पावर से डिवाइड करिए, और कांस्टेंट को ब्रैकेट में रखने की ज़रूरत नहीं है, 0 से लेके r, ठीक है। चलिए इसको क्या लिखेंगे आप? v-0 लिखेंगे ना। अब आप इसकी आदत डालें, जैसे ही नीचे आपको यहाँ 0 दिखाई दे, डायरेक्ट आप चाहे तो सिर्फ v भी लिख देते तो काम चल जाता, क्योंकि v-0 का मतलब v ही होता है। अब 4π जो है, ठीक है, और नीचे में ये जो नीचे वाला 3 इसको भी लेके आ जाएं। और अब क्या होगा बताएं, इस r की जगह पे कैपिटल R आएगा, तो ये बन जाएगा कैपिटल R का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, ठीक है। तो ओवरऑल मिला जुला के ये कैपिटल R क्यूब ही लिखा हुआ है। तो v इज टू कितना आया बच्चों? सॉरी 3 था, 4/3πr³। देखा कितनी आसानी से प्रूफ हो गया। इसको भी 2 तरीके से प्रूफ कर लिया हमने, नहीं बच्चों, समझ में आया? तो चलिए कम से कम एरिया का सरकमफेरेंस, सॉरी सर्कल का सरकमफेरेंस, सर्कल का एरिया, है ना, स्फेयर का वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये सब हमने प्रूफ कर लिया। और इंटीग्रेशन का यूज भी देख लिया कि कैसे चीज़ों को जोड़ने में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो अब अभी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कोन वगैरह का वॉल्यूम और सरफेस एरिया है, तो वो आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। अगर हो जाए तो ठीक है, अगर अदरवाइज आप कमेंट में बोल देंगे, उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा अगर आपसे नहीं होता है तो, ठीक है बच्चों। लेकिन आप खुद से ट्राई करेंगे, क्योंकि ये सारा आप यकीन माने मैंने खुद से किया था, खुद से। बहुत दिन लगा था मुझको, मतलब 3-4 दिन लग गया था ये सारा प्रूफ करने में, ठीक है। लेकिन किया मैंने खुद ही से था जब मैं पहली बार 11th क्लास में गया था, सही है। तो अब हम चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम इंटीग्रेशन का दूसरा यूज़ देखेंगे कि ग्राफ में उसका क्या यूज होता है। और इंटीग्रेशन का ग्राफ में यूज होता है एरिया अंडर द कर्व। डिफरेंशिएशन का स्लोप होता है ना बच्चों, इंटीग्रेशन का एरिया अंडर द कर्व होता है, उसको हम देखेंगे। मिले फिर नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, थैंक यू।